So, dear students, welcome again. So, as you know that we are discussing this, है ना, growth and development. तो उसमें हमने जो टॉपिक आज कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन्स और पीजीआर और ग्रोथ रेगुलेटर्स. तो आप इनको बहुत से नामों से पुकार सकते हैं, चाहे ग्रोथ हार्मोन हो, ग्रोथ प्रमोटर्स हो, ग्रोथ रेगुलेटर्स हो या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो, तो या फाइटो हार्मोन्स. तो यही हम डिस्कस करते हैं. इसमें हमने ऑक्सिन जो है वो डिस्कस हमने किया. तो उसकी ऑक्सिन की जो पहले इसकी डिफिनीशन, उसकी हिस्ट्री, इसकी डिस्कवरी, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, और उसके बाद वो उसकी फिजियोलॉजी, देन बायोएसे, तो वो हमने कंप्लीट किया. लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको. कभी कभी एज ऑब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. कभी कभी क्वेश्चन आता है एज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. प्रिकर, पहले हम देखेंगे प्रिकर्सर क्या होता है. प्रिकर्सर इज दैट सबस्टेंस फ्रॉम विच एनी काइंड ऑफ सबस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड और ऑब्टेन. यानी कोई भी सबस्टेंस जिसे हम दूसरा सबस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम प्रिकर्सर ऑफ दैट सबस्टेंस कहेंगे. मान लो कोई सबस्टेंस जिसे हम ऑक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. क्लियर. यानी प्रिकर्सर एक्चुअली आप ये लिख लो एज सबस्टेंस, ये लिख लो प्रिकर्सर एज सबस्टेंस from which we can obtain any kind of substance. So it is called as precursor. इसे हम क्या कहते हैं, प्रिकर्सर. ठीक. तो जहाँ तक ऑक्सिन का सवाल है, ऑक्सिन का प्रिकर्सर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन. एन एमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफान, या ट्रिप्टोफैन लिख सकते हैं आप, ट्रिप्टोफान PHAN. तो ये एक एमाइनो एसिड है. इस एमाइनो एसिड से हम ऑक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो ये आप लिख लो, ये मैं भूल गया लिखना या बताना आपको. ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन. ट्रिप्टोफैन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ, गला अभी मेरा ठीक नहीं हो रहा है. प्रिकर्सर फॉर ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफैन, TREPTOPHAN, ट्रिप्टोफैन. ये ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है एग्ज़ाम में, ये मैं भूल गया था, तो यह आप लिख सकते हैं. प्रिकर्सर फॉर, प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफान, TREPTOPHAN. लिखा. तो आज का टॉपिक जो है दैट इज जिबरलिन्स. तो कल हम ये स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, तो अब मैं फिर से रिपीट करूँगा. तो जिबरलिन जो है ये भी एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है, सिंगल हार्मोन नहीं है. इसमें भी बहुत से केमिकल सबस्टेंस आते हैं जिनका रोल एक ही होता है. सो आप लिख लीजिए, यानी इट्स अ ग्रुप ऑफ केमिकल सबस्टेंसेस, ग्रुप ऑफ केमिकल सबस्टेंस दैट हैज सेम रोल. सो दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिन्स, या इन नटशेल वी कॉल देम एज जिबरलिक एसिड्स. जो कल भी मैंने बताया, जिबरलिक एसिड्स. दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड्स, क्योंकि इनका नेचर जो है दैट इज एसिडिक. यानी दे हैव एसिडिक नेचर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज जिबरलिक एसिड्स. क्लियर. तो हम इनको डिनोट करते हैं GA, G फॉर जिबरलिक, A फॉर एसिड, जिबरलिक एसिड्स. देयर आर अबाउट, यानी आज तक जो जिबरलिन्स है, देयर आर अबाउट 100 जिबरलिन्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड टिल येट. यानी अबाउट, आप इस तरह लिख सकते हैं, अबाउट 100 जिबरलिन्स हैव बीन डिस्कवर्ड टिल येट. तो अगर हम इसकी डिस्कवरी देखेंगे या इसकी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, तो ये जापान में, जापान तो आप जानते हैं दैट इज़ अ कंट्री. तो वहाँ पर राइस बड़ी मकदार में उगाया जाता है. तो वहाँ पर जब फार्मर्स वो राइस फील्ड में गए, राइस फील्ड में, तो वहाँ क्या देख लिया उनने. मान लो ये राइस फील्ड है, दीज आर राइस सीडलिंग्स. तो यहाँ पर उन्होंने देख लिया कुछ सीडलिंग्स, इनकी लेंथ बहुत ही इंक्रीज़ हुई थी. यानी राइस फील्ड में उन्होंने देख लिया कुछ राइस प्लांट्स ऐसे थे, सीडलिंग्स ऐसे थे जिनकी लेंथ जो बहुत ही ज़्यादा थी. तो बाद में ये एक साइंटिस्ट आया, दैट इज़ कॉल्ड एज कोरासावा.
जिसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी की इस पर, तो इसने कहा एक्चुअली किया यहाँ पर हुआ क्या है, जो ये राइस सीडलिंग है इसमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन, जो राइस सीडलिंग है इसमें एक्चुअली इन्फेक्शन हुआ एक फंगस का, यानी इट गॉट इन्फेक्टेड बाय ए फंगस, सो दैट फंगस इज कॉल्ड एज जिबरला फेजिकोरे, यानी एक फंगस है जिसने इस राइस प्लांट, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, इनको इन्फेक्शन किया, तो इसको हम कहते हैं जिबरलिया फेजिकोरे। तो इसे हम फ्यूजारियम भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूजारियम। कभी कभी ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव, जिबरलिया फेजिकोरे इज आल्सो नोन एज, इट इज कॉल्ड एज फ्यूजारियम, FUSARIUM, फ्यूजारियम। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से ये जो जिबरलिया फेजिकोरे है एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है इनके सिस्टम में, तो जिसकी वजह से जो इंटरनोड है, आपको पता है जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई तो वहाँ मैंने बताया जो स्टेम होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, नोड एंड इंटरनोड। तो नोड से बड्स लीव्स आते हैं, नोड्स, ये भी नोड है, ये भी नोड, बिटवीन दिस नोड दैट इज इंटरनोड। तो उन्होंने कहा कि ये जिबरलिया फेजिकोरे जो है ये कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करता है जिनकी वजह से ये इंटरनोड है, इनकी लेंथ इंक्रीज़ होती है, दैट इज़ वाई। तो ये सीडलिंग जो उनकी लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो गई। तो उन्होंने कहा एक्चुअली इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़, सो दिस डिजीज़ वाज कॉल्ड एज बैकेनी, दिस disease was called as Bakani, BAKANAE, बैकेनी। तो बैकेनी जो है एक्चुअली जिसे जापानीज टर्म, इट मीन्स फूलिश सीडलिंग, इट मीन्स फूलिश सीडलिंग, यानी जो सीडलिंग्स थे जिनकी हाइट बहुत इंक्रीज हुई थी, इनमें एक्चुअली डिजीज़ है, किसने काज की, जिबरलिया फेजिकोरे ने, क्योंकि उसने इसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस डाला जिसकी वजह से इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हुई। तो बाद में एक और साइंटिस्ट आया, दैट इज़ कॉल्ड एज याबूता, दैट इज़ कॉल्ड एज याबूता। तो इसने इस जिबरलिन को प्लांट से या इससे कलेक्ट किया, आइसोलेट किया, तो ही नेम्ड इट एज जिबरलिन। तो इनको कहा गया दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली जिबरलिन, यानी उसने कहा जो केमिकल सब्सटेंस इस जिबरलिया फेजिकोरे से प्रोड्यूस होता है जिनकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है, लेंथ इंटरनोड की इंक्रीज़ होती है, सो ये केमिकल सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड एज जिबरलिन। तो बाद में अबाउट 100 और मोर देन 100 जिबरलिन्स आइसोलेट किए गए, कलेक्ट किए गए, डिस्कवर किए गए, तो उनको नाम दिया गया जिबरलिन्स। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज जिबरलिन्स। तो इनको हम डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3, GA4 एंड सो ऑन। तो मगर इनमें जो GA3 है दिस वन, तो इस पर सबसे ज़्यादा वर्क हुई, सबसे ज़्यादा इसकी आइसोलेशन और वर्क इस पर, एक्सपेरिमेंटल वर्क इस पर, तो इसलिए हम ज़्यादातर इसी की बात कर रहे हैं। तो जो इनका स्ट्रक्चर है, इनका जिबरलिन्स का स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द स्ट्रक्चर ऑफ, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम, द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरलिन्स इज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरलिन इज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर, गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसके 3 रिंग्स होती हैं, जैसे इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक होता है, जैसे यहाँ पर एक, तो यहाँ से और एक रिंग होती है इसके साथ। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इनमें होता है, सो दैट इज़ वाई दे आर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर। ये है ना, यहाँ पर रिंग बनाता है ये, सो दिस इज कॉल्ड एज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, द स्ट्रक्चर ऑफ जिबरलिन्स इज जस्ट लाइक ए, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एज गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। तो इसके बाद ये जो जिबरलिन है इसको मोस्टली एंजियोस्पर्म पाया गया, यानी इट इज़ मोस्टली, आप ये लिखो, इट इज़ मोस्टली फाउंड इन
It is mostly found in angiosperms. It is mostly found in angiosperms, लेकिन ये एल्गी में भी प्रेजेंट होता है। ये मॉसेस यानी जिनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। ये टेरिडोफाइट्स में भी प्रेजेंट होता है, या इनको फर्न्स भी कहते हैं, फर्न प्लांट्स, इनमें भी प्रेजेंट होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म में जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें भी प्रेजेंट होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है जिम्नोस्पर्म्स, यानी जो ये जिबरेलिन है, एक तो मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, तो वहाँ ये रोल निभाता है, लेकिन इसको एल्गी में भी पाया गया, इसको फंजे में भी पाया गया, इसको मॉसेस में भी पाया गया, इसको फर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स में भी पाया गया। कभी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम को, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, इन विच प्लांट्स जिबरेलिन इज़ फाउंड, या वहाँ ऑब्जेक्टिव आया जिबरेलिन इज़ फाउंड इन, वहाँ तो ये सारे होंगे, तो आप अगर पढ़ा होगा अच्छी तरह तो जवाब दे पाएंगे, वरना आप सिर्फ लिखेंगे क्या एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो यहाँ तो एंजियोस्पर्म्स की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ फाउंड इन ऑल प्लांट्स, चाहे वो एल्गी हो, फंजे हो, मॉसेस हो, फर्न्स हो, जिम्नोस्पर्म्स एज वेल एज, एंड बट मोस्ट इट इज़ फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। क्लियर। अब देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी, या आप लिखो फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन, फंक्शंस ऑफ जिबरेलिन्स, या आप लिखेंगे रोल ऑफ जिबरेलिन्स, या आप लिखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ जिबरेलिन्स। ठीक है, आर सेम, चाहे रोल हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, ये एक ही क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं फर्स्ट दैट इज स्टेम इलॉन्गेशन। स्टेम इलॉन्गेशन, ये जो जिबरेलिन है, मैंने ये भी कहा, जो ये इंटरनोड्स होते हैं, इनमें अगर हम इंड्यूस करेंगे क्या जिबरेलिन, जो इंटरनोड है, अगर हम इंटरनोड प्लांट के इंटरनोड में हम क्या करेंगे इंड्यूस जिबरेलिन, तो इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज, आप इस तरह लिखो, बाय इंड्यूसिंग जिबरेलिन इन द स्टेम्स इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स, इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। ये इसका पहला रोल है। सेकंड रोल इज, ये जो जिबरेलिन है, आपने कुछ प्लांट्स देखें, दोज आर कॉल्ड एज रोजेट प्लांट्स। रोजेट प्लांट्स, मिसाल के तौर पर कैबेज, कैबेज देखा है आपने, बहुत ही छोटा होता है, इसकी लेंथ है ना, देखा है कैबेज, बहुत ही छोटा होता है। इन प्लांट्स को हम रोजेट प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजेट प्लांट्स। अगर यही कैबेज ले लेंगे या रोजेट प्लांट्स ले लेंगे, फिर इनमें इंड्यूस करेंगे क्या जिबरेलिन, फिर इनमें इंड्यूस करेंगे जिबरेलिन, तो इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, 6 to 8 फीट, यानी इनकी लेंथ जो है 6 to 8 फीट हम इंक्रीज कर सकते हैं एक कैबेज की। सो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज बॉल्टिंग। आप लिखो, दैट इज कॉल्ड एज बॉल्टिंग, BOLTING। कभी एग्जाम में आता है, राइट ए नोट ऑन बॉल्टिंग। बॉल्टिंग आप समझ रहे हैं कि जो रोजेट प्लांट्स होते हैं, जो वेरी शार्ट होते हैं, कैबेज मिसाल के तौर पर, इनको हम रोजेट प्लांट्स कहते हैं। अगर इन्हीं प्लांट्स में स्टेम के जगह पर हम इंड्यूस करेंगे जिबरेलिन, तो इनकी लेंथ इंक्रीज हो जाएंगे। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज बॉल्टिंग। तो ये रोल है इसका बॉल्टिंग। आप लिखो यहाँ पर बॉल्टिंग, बॉल्टिंग, ये इसका और एक रोल है। उसके बाद मान लो अगर कोई प्लांट जेनेटिकली डिवार्फ है, आपको समझ में आता है कि नहीं? ये समझ में आया कि फिर से कहूँ? फिर से सुनो, मैंने कहा कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ छोटी होती है, मान लो कैबेज, तो कैबेज को हम रोजेट प्लांट भी कहते हैं। समझ में आया? तो अगर इस रोजेट प्लांट के स्टेम में हम इंड्यूस करेंगे क्या जिबरेलिन, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो उस फिनोमेना को हम बॉल्टिंग कहते हैं। क्लियर? यानी रोजेट प्लांट्स जो हैं उनकी लेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय द इंडक्शन ऑफ जिबरेलिन, तो इस फिनोमेना को हम बॉल्टिंग कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख रहे हैं, कुछ आप देखेंगे, आपने देखेंगे दोज प्लांट्स विच आर जेनेटिकली डार्फ, यानी सम
plants which are genetically dwarf. कुछ प्लांट्स दे आर, यानी हम लिखेंगे जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स, जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स, यानी जो जेनेटिकली डिवार्फ हो, शॉर्ट हो, क्या हम उसको लंबा कर सकते हैं? नहीं, हम ऐसे इसको लंबा कर सकते हैं? मतलब कोई आदमी हो यहाँ पर, वो जेनेटिकली डिवार्फ है, क्या हम उसको लंबा कर सकते हैं? वो उसको हम लंबा नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं ऐसे ही। लेकिन ये देखा गया जो जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट्स है, मान लो यहाँ पर जेनेटिकली डिवार्फ प्लांट है, ये देखा गया अगर इसमें हम इंड्यूस करेंगे क्या, जिबरलिन, तो ये इसका जो डार्फनेस है ये इसको चेंज करता है इन टॉल प्लांट, इन दोज प्लांट्स विच आर जेनेटिकली डार्फ। एक तो मैंने कहा रोज प्लांट्स, इनकी लेंथ हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा दोज प्लांट्स विच आर जेनेटिकली, मान लो जेनेटिकली मीन्स हेरिडिटरी कैरेक्टर, तो हेरिडिटरी कैरेक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं इनको। मगर ये देखा गया जो प्लांट जेनेटिकली डार्क हो, अगर हम उसके स्टेम में इंड्यूस करेंगे क्या, जिबरलिन, तो ये जो इसकी डार्कनेस है, इसकी शॉर्ट लेंथ है, ये तब्दील होगी किसमें, लॉन्ग साइज में। सो वी कैन, इसमें लिखो जिबरलिन कैन बी यूज्ड to remove dwarfness. Gibberellin can be used to remove dwarfness in genetically dwarf plants. Is used to remove dwarfness in genetically dwarf plants. Clear? और एक रोल ये जो जिम्नोस्पर्म्स है, जिम्नोस्पर्म्स, तो अगर जिम्नोस्पर्म हम देखते हैं, इसमें मैंने पहले भी कहा है प्लांट्स के दो स्टेजेस होते हैं, एक तो जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, एक तो रिप्रोडक्टिव और मैच्योर स्टेज, है ना। प्लांट में दो स्टेजेस होते हैं, एक तो जुवेनाइल स्टेज होता है, एक तो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है। तो जुवेनाइल स्टेज में ये यहाँ पर सीड नहीं बन सकता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो, क्योंकि ये भी वेजिटेटिव स्टेज में है, जुवेनाइल ये इमैच्योर है। तो अगर हम ले लेंगे जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये जुवेनाइल है, मतलब यहाँ पर ले लेंगे पाइन प्लांट, पाइनस या जिम्नोस्पर्म प्लांट, ये जुवेनाइल है, इसमें वेजिटेटिव फेस है। फिर अगर हम इसमें इंड्यूस करेंगे क्या, जिबरलिन, मान लो प्लांट यहाँ पर हमें क्या है, जुवेनाइल, ये अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो इसमें सीड फार्मेशन अभी नहीं होगी, तो अगर इसको हम जुवेनाइल कहते हैं। अगर इस प्लांट में इंड्यूस करेंगे क्या, जिबरलिन, तो इट विल हैस्टन मैच्योर, इट इज़ मैच्योर स्टेट, और इट विल हैस्टन इट इज़ रिप्रोडक्टिव स्टेट। तो इसमें जल्दी जल्दी रिप्रोडक्टिव स्टेज आएगा। आपको समझ में आ गया? जुवेनाइल स्टेज जो है, अगर इस प्लांट में हम जिबरलिन इंड्यूस करेंगे तो इसमें जल्दी जल्दी कौन सा स्टेज आएगा, रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो इसमें जल्दी जल्दी सीड फार्मेशन होगी, इसमें जल्दी सीड फार्मेशन होगी। पास देखो, यहाँ मैंने कहा कि हम जो स्टेम इलांगेशन, अगर हम रोजेड प्लांट्स ले लेंगे, फिर से मैं भूल गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर रोजेड प्लांट हो, वेरी डार्क शॉर्ट हो, तो इसकी मैंने कहा जेनेटिकली डार्क प्लांट्स, उसमें हम इंक्रीज लेंथ करें। लेकिन अगर नॉर्मल प्लांट हो, या पॉइंट नोट कर लो, अगर जैसा इसने क्वेश्चन किया अभी कि क्या हम एप्पल ट्री में ये कर सकते हैं या दूसरे ट्री में कर सकते हैं, लेकिन ये देखा गया जिबरलिन जो है ये जेनेटिकली डिवार्फ जो प्लांट होता है उनका साइज़ इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज करता है। लेकिन अगर हम नॉर्मल प्लांट में डालेंगे उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जेनेटिकली डार्क प्लांट हो तो उसमें हम इंड्यूस करेंगे जिबरलिन, तो वहाँ डार्कनेस और कम होगी। लेकिन अगर प्लांट नॉर्मल होगा, मान लो एप्पल ट्री, दैट इज़ अ नॉर्मल प्लांट, दैट इज़ नॉट जेनेटिकली डार्क, वो बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, अगर उसमें हम इंसर्ट, उसके स्टेम में इंसर्ट करेंगे, वहाँ इट विल शो नो इफेक्ट। क्लियर? इट शोज ओनली इफेक्ट इन जेनेटिकली डार्क प्लांट्स आर डार्क। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर लिखो आप, इफ वी इंड्यूस जिबरलिन इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स विच आर इन जुवेनाइल स्टेज,
if we induce gibberellin in gymnospermic plants which are in juvenile stage, gibberellin will hasten. It will hasten, H-A-S-T-N, hasten. It is reproductive stage. Gibberellin will hasten. It will promote or it will enhance. Hasten, increase होगी क्या? Reproductive stage. It will hasten reproductive stage, so increases seed formation. क्योंकि ये आपकी NCERT में लिखा गया है, तो मैंने इस पर सिट्रस दिया है। ये जो जिबेलिन है, अगर हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स लेंगे और जुवेनाइल स्टेज में हो, अगर उनको हम इंड्यूस करेंगे जिबेलिन, तो इट विल हैस्टन रिप्रोडक्टिव स्टेज, तो यहाँ पर सीड प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। क्लियर? तो उसके बाद ये जो जिबेलिन है, इसका रोल क्या है? सिंथेसिस और प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स। ये जो जिबेलिन है, ये प्लांट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स भी सिंथेसिस करने में रोल प्ले करता है। मान लो इसमें आता है एमाइलेस एक एंजाइम होता है, लाइपेस एक एंजाइम होता है, प्रोटीएस एंजाइम होता है, प्रोटीएस। सो दीज आर, जो एमाइलेस है इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेस इट ब्रेक्स डाउन फैट्स, तो प्रोटीएस इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। तो जब हम सीड को जर्मिनेट सो करते हैं, किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए, तो वहाँ पर जिबेलिन जो है, यहाँ पर ये सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स दैट इज एमाइलेस, लाइपेस, प्रोटीएस करता है, तभी तो सीड जर्मिनेशन। क्योंकि एम्ब्रियो को अब एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इन फूड मटेरियल से होगी। इसमें फूड मटेरियल होता है क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है सीड में, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें लाइपेस होता है, ये लिपिड्स होते हैं। तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंजाइम्स चाहिए। तो यहाँ पर जिबेलिन जो है, ये दीज एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जिससे फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है, एंड इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आप ये लिखो, जिबेलिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सिंथेसिस ऑफ amylase. Gibberellin plays important role in synthesis of amylase, lipase and proteases. Amylase, lipase and proteases, and helps in seed germination. नेक्स्ट रोल इसका क्या है? ये जो जिबेलिन है, आपने देखा होगा, मतलब अभी तो फ्रूट सीज़न है ना, फ्रूट सीज़न है, एप्पल का फ्रूट सीज़न है, तो हम जाते हैं और नहीं हम पीजीआर करेंगे, क्योंकि फ्रूट जो है उसका साइज़ छोटा है ना। माल तो बहुत अच्छा हुआ है इस साल, लेकिन प्रोडक्ट छोटा है, एप्पल जो इनका साइज़ छोटा है, तो हाउ वी कैन इंक्रीज इट साइज़? तो फिर हम कहते हैं नहीं, इसमें पीजीआर लगाओ, है ना। जब हम किसी से पास जाते हैं, वो कहता है कि पीजीआर लगाओ, इनका साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो इस पीजीआर में क्या होता है? जिबेलिन होता है। तो जिबेलिन इस एप्पल का साइज़, ये तो इसको इलांगेट करता है, इसका साइज़ इलांगेट करता है, इसकी शेप जो है एनहेंस करता है इसमें, सो इट इंक्रीज द साइज़ ऑफ एप्पल। तो आप ये लिखो, जिबेलिन रिजल्ट्स इलांगेशन ऑफ एप्पल फ्रूट, elongation of apple fruit. Thus, the size of fruit enlarges. तो ये जिबेलिन जो है, तो हम आप अगर देखेंगे ये कहाँ पर, या पहले मैं और बताऊँ, ये इट हेल्प्स इन पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट रोल आप लिखो, पार्थिनोकार्पी। जब कल परसों हमने पढ़ा रोल ऑफ ऑक्सिन, तो उसमें मैंने बताया कुछ प्लांट्स हैं जिनके सीडलेस फ्रूट्स हैं ना। फॉर एग्जांपल बनाना है, ग्रेप्स है, या कुछ में सीड्स होते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस जिबेलिन। तो हम उन फ्रूट को सेट करेंगे, डेवलप करेंगे विदाउट सीड्स, या वी कैन से
the role of, या इस तरह लिखो आप, the gibberellin is used to develop seedless fruits. Gibberellin is used to develop seedless fruits. That is called as parthenocarpy. हालांकि कल मैंने बताया पार्थेनोकार्पी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स. आप ये अगर डिफाइन भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट्स इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी, है ना. कभी कभी आपके एग्जाम में डिफाइन पार्थेनोकार्पी. तो ये एक फिनोमेना है या डेवलपमेंट है जिसमें सीड्स तो बनते हैं, ये फ्रूट्स तो बनते हैं विदाउट सीड्स के बगैर, दे आर कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट्स. तो उसको हम पार्थेनोकार्पी, तो इसीलिए हम इन्हें फ्रूट सेट के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो उसके बाद नेक्स्ट इज इट इज़ यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी, यानी गिबरेलिन इज यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड्स. गिबरेलिन इज यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड्स. आपको कल मैंने बताया जब सीड बनते हैं तो सीड बनने के बाद ये कुछ पीरियड के लिए रेस्ट में चला जाता है. तो क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल होते हैं तो ये इन पीरियड में जर्मिनेट नहीं होता है. तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेंसी, यानी दैट पीरियड इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. तो डॉर्मेंसी आप लिखिए, द पीरियड ऑफ अरेस्टिंग ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी. इसमें तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा. लेकिन अगर हम चाहेंगे नहीं जर्मिनेशन जल्दी जल्दी होनी चाहिए, है ना, हम तो हम तो लालची है, हम कहते हैं जल्दी जल्दी फ्रूट बने, जल्दी जल्दी हमें क्रॉप बने. तो उस वक्त क्या कहते हैं, जो ये सीड्स हैं तो इनको हम गिबरेलिन से ट्रीट करते हैं, यानी वी ट्रीट दीज सीड्स विद गिबरेलिन. तो इनमें जो डॉर्मेंसी है ब्रेक होती है, क्योंकि यहाँ पर ये गिबरेलिन क्या करेगा, एंजाइम्स प्रोड्यूस, अभी मैंने बताया ना, एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा. तो वो एंजाइम्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें जर्मिनेशन जल्दी होगी. तो आप लिखेंगे जर्मिनेशन, गिबरेलिन यूज्ड टू ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड्स. तो उसका और एक रोल है, ये जो गिबरेलिन है, अगर हम मान लो प्लांट ले लेंगे, इस प्लांट में फीमेल फ्लावर्स, ये मेल फ्लावर्स डेवलप होते हैं. अगर हम प्लांट ले लेंगे इसमें ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं. मान लो हम प्लांट ले लेंगे, यहाँ पर इस प्लांट में क्या है, फीमेल फ्लावर्स है. अगर ये मान लो यहाँ पर प्लांट है, इसमें ये फ्लावर बनते हैं, दीज आर फीमेल फ्लावर्स. अगर इस प्लांट को अभी बर्ड स्टेज, अभी फ्लावर नहीं आया है, अभी बर्ड स्टेज ही है, यानी दोज प्लांट्स यहाँ पर क्या है, फीमेल फ्लावर्स, अभी तो बर्ड स्टेज ही है, फ्लावर अभी खुला नहीं, आया नहीं. फिर अगर बर्ड स्टेज पर हम यहाँ ट्रीट करें किसका, गिबरेलिन का, अगर बर्ड स्टेज पर इसको, तो यहाँ पर मेल फ्लावर्स आएंगे, ठीक है. फीमेल फ्लावर्स, यानी इस प्लांट में फीमेल फ्लावर्स आते थे. अगर हम इंड्यूस करेंगे बर्ड स्टेज पर क्या, गिबरेलिन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर्स. सो हम सेक्स रिवर्स करेंगे इन प्लांट्स में विद हेल्प ऑफ दिस गिबरेलिन. तो ये गिबरेलिन जो है इट वर्क्स एट DNA लेवल. ये लिखो आप, द गिबरेलिन वर्क्स एट DNA और जीन लेवल, और एट जीन लेवल. It works at DNA or gene level and helps in synthesis of mRNA. ये तो आपको 12th में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़नी है, वहाँ तो हम कहेंगे प्रोटीन कैसे बनता है, तो बहुत लंबी प्रोसेस है. ये हमें शॉर्ट बताऊँ, ये गिबरेलिन जो है ये जब रोल प्ले करता है कहाँ पर, DNA लेवल या जीन लेवल, ये कुछ जीन्स को सप्रेस करता है, कुछ जीन्स को एक्टिवेट करता है. तभी तो जब वो जीन्स एक्टिवेट होंगे यहाँ पर mRNA बनेगा, तो mRNA विल बी प्रोटीन, तो ये प्रोटीन बनाएगा वहाँ पर, या एंजाइम्स, तो वो जर्मिनेशन में मदद करेगा. सो मैंने कहा यहाँ पर द गिबरेलिन वर्क्स एट DNA लेवल और एट जीन लेवल एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA. सो दीज आर द रोल्स ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ गिबरेलिन. तो मेरे ख्याल में क्योंकि टाइम यहाँ क्लोज हो गया टाइम, सो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. अगर कोई रोल और रहा तो वह कल हम डिस्कस करेंगे. तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर. एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो थैंक यू.